हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद आप लोगों की बैच में फिर से थर्ड क्लास, आज थर्ड लेक्चर मिला है इतने दिनों बाद वापस से। चलो, तो लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें आपको याद आ रहा होगा हमने दो केसेस कवर अप कर लिए थे। उन दो केसेस को मैं फिर से रिविजिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी का एप्लीकेशन हमें केस नंबर 3 में देखना है। केस नंबर 3 इनडायरेक्टली उसी का एप्लीकेशन है। तो उसके लिए आप याद करो केस नंबर 1। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर वन, अगर वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको याद होगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। केस 2, इफ v इज परपेंडिकुलर टू p, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो कैसे मूव करता है? वो मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ जिसमें रेडियस होता है एम वी बाय क्यू बी, दैट इज √2m ke/क्यू बी। ठीक है। ये दोनों केसेस अब मैं यूज करने वाला हूँ केस 3 सॉल्व करने के लिए। अच्छा, टाइम पीरियड याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, सब कुछ काम आने वाला है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ काम आने वाला है। आओ अब हम बात करें केस 3 की। ये सब कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे केस 1 और 2 के कंबाइंड। अब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री बहुत हो गया। अब हम लोग जनरल एंगल की बात करेंगे। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम जनरल एंगल अदर देन 0, 90 एंड 180, जो केस 1 और केस 2 में ऑलरेडी कवर अप हो चुके थे। केस 3, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोगों ने थीटा एंगल पर वेलोसिटी को, चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा। तो क्या मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूँ? फर्स्ट कंपोनेंट जिसे मैं v पैरेलल बोलूंगा, जिसकी वैल्यू होगी v cos थीटा। सेकेंड कंपोनेंट जिसे मैं v परपेंडिकुलर बोलूंगा, जिसकी वैल्यू होगी v sin थीटा। देखो और देखकर तसल्ली कर लो, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि इस केस में अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसा होना चाहिए पार्टिकल का मोशन? इस केस में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मोशन होना चाहिए। ये तो केस 2 हो गया, सर्कुलर मोशन का केस। अच्छा, आपको पता है सर्कुलर मोशन का प्लेन कौन सा होगा? इस सर्कुलर मोशन का प्लेन होगा, जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो इसका प्लेन होगा वाई जेड प्लेन। जैसे अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो, तो अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मोशन होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर इस वाले प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। फील हो पा रहा है ये? बहुत बढ़िया, गुड। चलो, तो ये सर्कुलर मोशन होगा। क्या आप अब मेरी थोड़ी और हेल्प कर सकते हो? इस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा? इस सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा एम वी बाय क्यू बी। और वी कितना है? वी परपेंडिकुलर, दैट इज वी साइन थीटा। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे आपको देखो बहुत इजीली रेडियस मिल गया। क्या आप मुझे बता सकते हो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m/क्यू बी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वो तो उतना ही होगा, टाइम पीरियड 2 पाई m/क्यू बी। पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ, है ना, सारे फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो, ये तो हमने बात करी कि वी साइन थीटा क्या करता है, पर अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दो।
अब बताओ क्या होगा। ये तो केस वन हो गया। केस वन हो गया 0 डिग्री, इसमें तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। अब इमेजिन करो एक पार्टिकल है जो ये दोनों मोशन एक साथ परफॉर्म कर रहा है। दोनों मोशन एक साथ परफॉर्म करने का मतलब वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे भी जा रहा है। तो बता सकते हो इस पाथ को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन करते करते अगर वो धीरे धीरे आगे भी जा रहा हो तो इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये देखो जरा, सर्कुलर मोशन करके वो धीरे धीरे सर्कुलर मोशन करते करते आगे भी खिसकता जा रहा है। तो जब तक एक सर्कल करेगा वापस उस पॉइंट पर नहीं रहेगा, थोड़ा आगे आ चुका होगा। फिर एक सर्कल के बाद थोड़ा और आगे आ जाएगा, थोड़ा और आगे आ जाएगा, इस तरह से वो सर्कुलर पाथ के साथ साथ फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। एक सर्कुलर मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हेलिकल पाथ। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? हेलिकल पाथ क्या होता है? ये आपने, मैं बताऊँ कहाँ देखा है, कहीं देखा है ये आपने हेलिकल पाथ? ये आपने, मैं बता दूँ, स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग? या फिर आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो? स्पाइरल बाइंडिंग कभी देखी होगी आप लोगों ने। अब एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ क्या होता है। वो स्पाइरल नाम थोड़ा सा इनकरेक्ट होता है। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं, स्पाइरल पाथ बोलते हैं। स्पाइरल पाथ पता है क्या होता है? एक तरह से वो, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक में कि इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ बेसिकली एक सिंगल प्लेन में होता है। स्पाइरल पाथ जो होता है वो एक सिंगल प्लेन में होता है, तो टेक्निकली वो स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, वो गलत नाम देते हैं उसको। वो हेलिकल बाइंडिंग होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर ये स्पाइरल होता है और एक होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा डीएनए में, याद है? डबल हेलिक्स। बचपन में 6 7 क्लास में बायोलॉजी में पढ़ते थे। डीएनए, डबल हेलिकल पाथ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, नाम तो सुना ही होगा। बस, तो वो हेलिकल पाथ होता है, उसको अपन बोलते हैं हेलिकल पाथ। स्प्रिंग वाला ऐसा पाथ होगा इसका। ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में। क्या डिफरेंस क्लियर हो रहा है? पर आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग वाले को कभी समझ जाके बोलना कि हेलिकल बाइंडिंग कर दे। ठीक है, पीट पाट के भगा देगा सीधा दुकान से। तो कभी भी उसे ऐसा मत बोलना। उसे वही जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होता है ना, फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग होती है और डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग होती है। ठीक है, बट एक्चुअल में वो हेलिकल होती है। अब देखो इसमें, अब मैं आपको एक सेकंड टर्म निकाल के दिखाना चाहता हूँ, होता है पिच ऑफ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ की एक पिच होती है। अब इस पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन। मतलब जब तक वो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से आगे आ जाएगा। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पर था, जब तक वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा वो यहाँ आ चुका होगा। तो ये जो डिस्टेंस, इसको हम पिच बोल सकते हैं। या फिर पार्टिकल यहाँ था, एक रिवॉल्यूशन के बाद वो आगे आ गया, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ये सब जितने भी डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये सब पिच हैं। एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में वो कितना आगे खिसक जाता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द पिच ऑफ हेलिकल पाथ। इसको हम हेलिकल पाथ की पिच बोलते हैं। ठीक है, अब पिच कैसे निकालोगे बताओ? उसे आगे कौन ले जा रहा है? उसे आगे कौन ले जा रहा है? वी पैरेलल। और एक टाइम पीरियड में वी पैरेलल कैसे, वो कितना आगे चला जाएगा? वी पैरेलल इंटू टी। वी पैरेलल कितना होता है? वी कॉस थीटा। और टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है? ये आ गया पिच ऑफ हेलिकल पाथ। बात आ गई आपके समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। ठीक। जरा इस डायग्राम को फिर से देखो।
ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे की बात समझ में आपको ये? और ये पिच देखो जरा, इस डायग्राम में पिच बना के बताइए। ये देखो, ये देखो, ये पिच होगी। ये दिख रहा है, ये पिच है। या फिर इसको भी आप पिच बोल सकते हो। इसे नोट करना शुरू कर दो। ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ से बनाना। सेकंड डायग्राम ये वाला मत बनाना। ये वाला डायग्राम हम ये मार्किंग वाला बनाएंगे जो नीचे बनाया हुआ है। वो चाहो तो ये बना सकते हो, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो इसमें मार्किंग करवा देंगे हम फिर। फर्स्ट डायग्राम जरूर बनाना, ये वाला। ये नोट करने के बाद डायग्राम हम सेकंड वाला बनाएंगे।
डन। अब ये जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट। डन, चलिए। करो ट्राई क्वेश्चन। नोट नहीं हुआ था। अच्छा, एक काम करो, ये क्वेश्चन पहले सब लोग नोट कर लें, फिर मैं ऊपर स्लाइड कर दूंगा। तो बाकी लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तक तक आप नोट नोट करवा दूंगा मैं। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, अपना स्पेस लीव करो, क्वेश्चन नोट करो। हाँ, जिसको ये नोट करना था वो नोट कर लो।
आंसर आ गया। देखो, सिर्फ फॉर्मूले से आप फेमिलियर हो जाओ इस क्वेश्चन में। आपको इसलिए दिया है आर इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। सब्सटीट्यूट करनी है जो वैल्यूज हमें गिवन है। सॉल्व करने पर रेडियस आ रहा है 0.1 मीटर। टाइम पीरियड 2 पाई m/क्यू बी। सॉल्व करने पर ही आ रहा है 2 पाई × 10⁻⁻⁷ आ गया था ये रिजल्ट। चलिए अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। वैसे ये थ्योरी होती है, वेलोसिटी सिलेक्टर थ्योरी होती है, बट मैंने आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। साइमल्टेनियसली अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो आपको ये सॉल्व करना है। मास रहोगे, हमने किसका मास रख दिया? 1.67 ही तो रखा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया हमने, हाँ। ठीक है, प्रोटॉन दिया हुआ था, प्रोटॉन का मास रखेंगे। कैलकुलेशन देखना, हो सकता है हमने टाइपिंग में एरर कर दिया हो। यहाँ पर कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट हो सकता है सेम आ रहा हो। मतलब इस फाइनल कैलकुलेशन से जो भी रिजल्ट आएगा, हो सकता है 50% ये रिजल्ट आ जाए। ये चेक कर लेना, हमने टाइपिंग में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास टाइप कर दिया। छोटा मोटा जो भी चेंज है वो कर लेना अपनी तरफ से। अब ये ट्राई करो। चार्ज को हमने v वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये कैपेसिटर की प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनटू द प्लेन। ठीक है, अब ट्राई करके देखो।
आओ अब हम सीखें कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है, फिजिक्स में इसका यूज़ क्या होता है, इसके हेल्प से हम क्या अटेन कर सकते हैं। पर इससे पहले इसके पीछे की बैकग्राउंड थ्योरी समझते हैं। अभी ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करा, तो क्या मुझे बता सकते हो उस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, दैट इज क्यू वी बी। अभी 90 डिग्री क्यों हुआ? 90 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी फॉरवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड में। देखो वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड में, आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो फोर्स की? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स। ये तो हमने करा ही था ना सर्कुलर मोशन में। ये तो सेकंड केस जो हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है। याद करो, सेकंड केस में फील्ड इनसाइड, स्पीड राइट में, सर्कुलर मोशन। तो चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ गया अपवर्ड्स। मैं इसको अलग से बना देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ चार्ज। इस चार्ज पे सबसे पहला फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है। दूसरा है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर। अभी आप एक काम करो, उसको मानो ई डाउनवर्ड है। तो क्वेश्चन में देखो, मैंने वेलोसिटी आपको दी है टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड्स। क्या तीनों आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं? इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल। अभी बताऊंगा वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे बनता है ये। पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा? अभी लिख देता हूँ क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई कहाँ होगा? फील्ड के डायरेक्शन में होगा। एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वो फिर सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में उन दोनों फील्ड के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं। अब जिन जिन पार्टिकल की वेलोसिटी इसके इक्वल होगी वो सब तो सीधे निकल जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी कम होगी उनका क्या होगा? जिनकी वेलोसिटी कम होगी उन पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम लगेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगे। तो देखो, इफ v इज ग्रेटर देन वी नॉट, इसको मैं वी नॉट लिख दूं तो तीन केस बनेंगे। इफ v इज इक्वल टू वी नॉट, सीधा चला जाएगा। अगर v ज्यादा हुआ, इफ v इज ग्रेटर देन वी नॉट, तो क्या होगा? वो पार्टिकल ऊपर डेविएट हो जाएगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फिर ज्यादा हो जाएगा। और अगर इफ v इज लेस देन वी नॉट, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। तो वही पार्टिकल स्ट्रेट पास करेंगे जिनकी वेलोसिटी एग्जैक्टली इससे मैच करेगी। तो ये पर्टिकुलरली इसी वेलोसिटी के पार्टिकल को फिल्टर आउट या सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। बात को समझ में आई? एक्चुअली ये थ्योरी है पूरी, जो मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दी थी। मतलब ये क्वेश्चन नहीं था, ये थ्योरी थी, और यही पूरा थ्योरी में हमें समझना था। वेलोसिटी सेलेक्टर का रोल, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके मॉड्यूल में शायद थ्योरी के फॉर्म में दिया होगा। मैंने आपको इसे क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दिया है। इसे नोट किया जाए। अच्छा, एक और मिनट, ये फाइनल आंसर देखो क्या आएगा। ये तो थ्योरी बता दी, अब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारे इस क्वेश्चन में ई कितना होगा? ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर की प्लेट्स,
कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये इन जनरल, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इन जनरल थ्योरी है। ये इन जनरल थ्योरी है जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये नोट कर लिया। अब हमने सुना है आज आप लोग फ्री हो, ऐसा हमें पता चला है। तो अब आपको करना क्या है, एक स्पेशल केस और होगा जो मैं इस टॉपिक के एंड में आपको बताऊंगा। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों पैरेलल हैं, और चार्ज पार्टिकल को मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा, तो इस केस में वो होता है हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको एक्स डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको सर्कुलर मोशन कराएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस बार आपको हेलिकल पाथ कैसा मिलेगा, हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच मिलेगा। पर मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए कभी। क्यों? क्योंकि अ, उसका रीज़न भी है, क्योंकि आप ये मान के चलो आपको एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन अलग लिखनी है जैसे आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़ा है, वो वाई डायरेक्शन में तो अभी हमने रेडियस पढ़ लिया और टाइम पीरियड पढ़ लिया, राइट। अब अब आपको क्या करना है, अब मैं बता देता हूँ आगे करना क्या है। आज का आपका होमवर्क है बिगनर बॉक्स 4। 10-12 क्वेश्चन होंगे, मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, है ना। 10-12 क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, पर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी केस 1 केस 2 केस 3 में से किसी एक पर है। तो अगर आप 20-25 मिनट्स में निकालोगे, बहुत इजी बिगिनर बॉक्स है ये वाला, हो जाएगा 20-25 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 12 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा 1-2 दिन पहले ही डाल चुका था इसके बिगिनर बॉक्स 4 के। हाँ, दूसरा पॉइंट, कल हम लोग, कल शाम के समय फिजिक्स की डाउट क्लास रखेंगे। कल आप लोग की कोई और दूसरी शायद डाउट क्लास नहीं है शेड्यूल में, है ना। हाँ, तो कल हम लोग, कल कल भी नहीं है ना कोई कि कल है कुछ डाउट क्लास? हाँ, कल नहीं है ना कोई कल। अच्छा, हमारी तो डाउट क्लास है। हम सोचे थे कल रखने का, तो कल ही तो डाउट क्लास है अपनी, है ना। तो बिल्कुल सही है, कल अपनी डाउट क्लास ही है वैसे ही। तो कल अपनी फिजिक्स की डाउट क्लास है, तो बिगनर बॉक्स 1 से लेकर 4 तक। ये 3 तो आपको पहले के ही होमवर्क मिले हुए थे जो आपने कंप्लीट करे होंगे। आज का सिर्फ एक ही होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जो हम कल डिस्कस करेंगे। 12-12 मिनट लगने चाहिए 12-12 क्वेश्चंस में, 48, और 12 मिनट एक्स्ट्रा कोई अगर आपका जनरल डाउट हो उसके लिए। तो कल ये सब कुछ डिस्कस होगा। चलो, अब इसके बाद
आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और पढ़ने वाले हैं। और वो क्या है? अब आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से चार्ज पे आपने फोर्स लगता हुआ देखा, देखा आप लोगों ने कि चार्ज पे किस तरह से फोर्स लगता है, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से करंट कैरिंग वायर को भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है। अब हम उसी फोर्स के एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। पर डेरिवेशन से पहले मैं थोड़ी देर के आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर 5-10-15 मिनट बाद में ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके भी बताऊंगा। पर पहले हम थोड़ा इस फॉर्मूले से कंफर्टेबल फील करें, फिर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो देखो, कोई वायर है जिसमें करंट आई है, वायर कैरिंग करंट आई हैविंग लेंथ एल प्लेस्ड इन अ रीजन हैविंग मैग्नेटिक फील्ड बी, उस पे लगने वाला फोर्स होता है एल क्रॉस बी। अब ये एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। पर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लेना है और इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है? डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द वायर हैज टू बी कंसिडर्ड टू बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको वायर की लेंथ कंसिडर करनी है। और ये क्यू वी बी जैसा ही फॉर्मूला दिख रहा है, क्यू वी क्रॉस बी जैसा ही फॉर्मूला है, आई एल क्रॉस बी। और इसके बाद फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आता है आपको? जैसे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हो वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो भी हम डिराइव करेंगे। पर वो डिराइव करने से पहले ये नोट कर लो, फिर हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर डिराइव करेंगे इसको। आओ अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस निपटाएं। पहले क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर डेरिवेशन बताएंगे। एल क्या है? एल लेंथ है ना। डायरेक्शन ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ वायर की लेंथ होगी ना कुछ, जिस पे फोर्स लग रहा होगा, जिस लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हो, ये वायर की लेंथ है। आई क्या है फिर? आई करंट है। लिख दूं? आई करंट है, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एफ फोर्स है।
जब ये सॉल्व करो तो मुझे इसमें डायरेक्शन भी बतानी है आप लोगों को। आओ देखें क्या आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए आई फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। आई एल बी साइन 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये? 0.2 न्यूटन। डायरेक्शन में भी हेल्प कर दो थोड़ी सी। देखो, एल की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है। बी वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड्स है। लगाओ आपका राइट हैंड रूल। एल क्रॉस बी मुझे दिख रहा है कि ये आना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये रिजल्ट आना चाहिए। चेक कर लूँ मैं भी एक बार। एल ऊपर बी इधर, हाँ टुवर्ड्स लेफ्ट सही आ रहा है। नेगेटिव एक्स। लेफ्ट कैसे आया? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, कोई भी रूल लगा दो। ट्वेल्थ क्लास का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ट्वेल्थ में हो और जिसे दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना ना आए। पूरे 11th क्लास में सर्कुलर मोशन में वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इतना कुछ सीख चुके हो। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। अच्छा, अब फॉर्मूला डिराइव करने से पहले ये जनरल केस देखो जरा। अब हम एक साथ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। डिराइव करने से पहले जरा एक फॉर्मूला देखो। अगर अभी वायर तो स्ट्रेट वायर था आपके सामने, मैंने अभी क्वेश्चन में स्ट्रेट वायर दिया था। अब आपके माइंड में एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ये वायर स्ट्रेट ना होता, कुछ इस टाइप का आड़ा तिरछा वायर होता, जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में एक वायर रखा है, इस टाइप का होता, तो सर हम क्या करते? तो हमें उस केस में क्या करना है, हम प्रूव करेंगे अभी कि उस केस में हमें एल इफेक्टिव यूज करना है। एल इफेक्टिव मतलब वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने पर ये जो इफेक्टिव लेंथ आ रही है एल इफेक्टिव, आपको फॉर्मूले में एल की जगह एल इफेक्टिव यूज करना है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल हम लोग यूज करेंगे एल इफेक्टिव, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर। आओ अब इसको हम प्रूव करें। प्रूव करने के लिए हमें जगह चाहिए। कहाँ है जगह? यहाँ करते हैं प्रूफ, लिखवा देंगे आपको अलग से। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि वो फोर्स इस टाइप से आएगा। तो मान लो कि एक वायर था। मान लो कि हमारे पास एक वायर था और इस वायर में करंट था आई। सो कैपिटल आई लिख देता हूँ, है ना। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी थी बी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है ये हमें नहीं पता। बस ये पता है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये इनवर्ड हो सकती है, आउटवर्ड हो सकती है, लेफ्ट में, राइट में, किसी एंगल पर भी हो सकती है, बट इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसके इन्फ्लुएंस से मैं इस वायर पे फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे।
लाओ हम आपको सिखाएं इस वायर पे डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं। ये देखो, ये लिया मैंने इस वायर पे डिफरेंशियल एलिमेंट, इसकी लेंथ है डी एल। ये है डिफरेंशियल एलिमेंट हैविंग लेंथ ऑफ डी एल। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। स्मॉल एन आपको याद आ रहा है, मैंने बहुत पहले बताया था इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर में जब मैं आपको ओम्स लॉ का डेरिवेशन बताया था तब पढ़ाया था मैंने। और भी कुछ टर्म्स हैं जो मुझे यूज करने हैं यहाँ पर। वी ड्रिफ्ट इज ड्रिफ्ट स्पीड, और ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये टर्मिनोलॉजी हो गई। अब मुझे बताओ, ये जो आपने डिफरेंशियल लेंथ ली है वायर की, इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट डी वी, है ना, ये वी कैपिटल वी लिख रहा हूँ, स्मॉल वी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट होगा ए इंटू डी एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। डी वी इक्वल टू ए डी एल, बिल्कुल सही। और क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें चार्ज कितना होगा। कलर चेंज कर देते हैं ना, ये बार बार ब्लू कलर एक ही कलर अच्छा नहीं लगता। क्या यूज करें। ये ट्राई करते हैं आज। वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट आने के बाद डी क्यू बताओ। डी क्यू मतलब चार्ज ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इज वॉल्यूम वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज, तो मल्टीप्लाइड बाय ई। सब कुछ वैसे कर चुके हैं हम लोग वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब बताओ इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, डी एफ। डी एफ वैक्टर पता है आपको कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी। ये वही फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे अभी, केस वन केस टू केस थ्री में यूज कर रहे थे ना, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। ये वही तो है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, फोर्स ऑन चार्ज। तो यहाँ से मुझे बताओ डी एफ कितना आ रहा है। यहाँ से डी एफ आ रहा है ए डी एल इंटू एन इंटू ई इंटू वी ड्रिफ्ट इंटू बी। कुछ नहीं, बस ये डी क्यू की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, तो मुझे ये डी एफ मिल गया। अब ये डी एफ मिलने के बाद अब आपको बहुत शानदार चीज़ दिखेगी। और वो शानदार चीज़ क्या दिखेगी, वो ये दिखेगा कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए एज इट इज एंड ई एज इट इज। वी ड्रिफ्ट को बाहर निकाल दो और वही डायरेक्शन आप दे दो किसको, डीएल को। इसकी टोपी इसके सर, ठीक है। तो वी ड्रिफ्ट की जगह मैंने डीएल लिख के वी ड्रिफ्ट की डायरेक्शन डीएल को दी थी। वही करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम ली थी मैंने। करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज लेंथ, या लेंथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज करंट, तो वही है ये। अब ये बताओ ये टर्म क्या होता है। ये टर्म बताओ क्या होता है। ये तो करंट होता है। ये हो गया आई डी एल क्रॉस बी। अब ऐसे ही अगर आपको एफ नेट निकालना हो तो एफ नेट कैसे निकलेगा। एफ नेट हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ आई डी एल क्रॉस बी।
पर अब जाकर स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो आपका फोर्स था इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कलर कोई सा और यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, एफ कैन बी रिटन एज, एफ कैन बी रिटन एज आई इंटू डी एल वन क्रॉस बी प्लस डी एल टू क्रॉस बी प्लस डी एल थ्री क्रॉस बी एंड सो ऑन। एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेट ही कर रहे हो ना आप, तो इंटीग्रेशन में बी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना है, डी एल वन डी एल टू डी एल थ्री सबका समेशन निकालना है। तो वो समेशन निकाल रहे हैं हम लोग। अब वो समेशन निकालने में क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि आई कांस्टेंट है और साथ में बी भी कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा मुझे, वही क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई एज इट इज इंटीग्रल ऑफ डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। और ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसा लिख देते हैं, डी एल वैक्टर क्या होगा, देखो कितना इजी डेरिवेशन है ना, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब वो इंटीग्रेशन आप अलग अलग भी परफॉर्म कर सकते हो। क्रॉस बी, और जब आप इसमें लिमिट लगाओगे कि पूरा वायर कवर हो जाए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट होगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो देखो क्या आएगा, आई टी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप जेड टू माइनस जेड वन के कैप क्रॉस बी। और ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में, यही तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिस भी फॉर्म में आप इसको देखना चाहो उस फॉर्म में देख सकते हो। ये वाला टर्म देखो जरा, ये वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ द वायर से फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर तक का ही ये पोजीशन वेक्टर होगा, उसी को मैंने बोला है एल इफेक्टिव वेक्टर। एल इफेक्टिव मतलब वायर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो देखनी है आपको। हेंस प्रूफ्ड, जो हम चाहते थे वो मिल गया है। बात समझ में आए तो हाँ बोल दो, नहीं समझ में आए तो भी हाँ बोल दो। अब ठीक है सब कुछ, बढ़िया है। डेरिवेशन देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। तो कहाँ से लिखना शुरू करना था हमें, ये लिख लिया था कि हमने, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ये लिखो पहले, ये लिखो, ये वाला लिखो, और फिर अब प्रूफ लिखेंगे इसके बाद। पूरा प्रूफ कर दिया हमने एल इफेक्टिव। और अगर सही लेंथ होती तो एल आता सिर्फ, है ना, एल आता मतलब वो कौन सा फॉर्मूला हो जाता है उस केस में, वही जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे आज आपको, ये आई एल क्रॉस भी हो जाता। अगर वायर आड़ा तेरा नहीं होता, सीधा ही वायर होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, डायरेक्टली एल क्रॉस भी हो जाता वो। हेंस जितनी भी चीजें थी वो प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। अब इसे नोट कर लो।
वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, ये सब कुछ बोर्ड में है डेरिवेशन, क्योंकि अगर मैं मना कर दूंगा तो फिर आप लोग ध्यान दोगे नहीं। ये सब डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ो उस पर पूरा। चलिए डन। चलिए अब आगे हम लोग इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके सामने मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, लेफ्ट में और राइट में। देखो, अब जो लेफ्ट में डायग्राम है ना, उसमें जिस पॉइंट से वायर स्टार्ट हो रहा है, करंट घूम फिर कर वापस क्लोज लूप बनाकर उसी पॉइंट पर आ रहा है। तो बताओ लेफ्ट वाले डायग्राम में एल इफेक्टिव क्या होगा? करंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही एंड हो रहा है, तो एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। और अगर एल इफेक्टिव जीरो होगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे? आई एल क्रॉस बी, एल इफेक्टिव क्रॉस बी में एल इफेक्टिव हो गया जीरो। तो क्या मैं सबसे पहले क्या ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं? ये याद रखना, क्योंकि आप लोगों को कई बार क्या होता है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना, फिर दिक्कत आती है। इसलिए आती है क्योंकि आप ये ध्यान नहीं देते हो। देखो अभी मैंने क्या बताया, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब कल से क्या होता है ना, कल से आपको कंफ्यूज ऐसे कर देते हैं लोग कि एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई, और इसको हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है एक इन्फाइनेटली लॉन्ग, इन्फाइनेटली लार्ज प्लेट की हो। वो याद है मैंने पढ़ाई थी, म्यू नॉट लेमडा बाई टू। कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब बताओ इस पे फोर्स कितना होगा? सोचना ही नहीं है, जीरो है। यूनिफॉर्म है तो जीरो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो है। ठीक है। कोई भी लूप हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, कोई भी रैंडम शेप हो सकता है। ट्रायंगुलर भी हो सकता है, अगेन फोर्स विल बी जीरो। ठीक है। लिखवाने से पहले आप दूसरा पॉइंट देखो, ये डायग्राम देखो जरा।
इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे यहाँ से करंट स्टार्ट होके यहाँ जा रहा है, पर ये दो अलग अलग सेगमेंट से होके जा रहा है, तो उसको क्लोज लूप नहीं बोल सकते आप। इसमें आपको दो अलग अलग लूप दिख रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आप ऐसा मान के चलो ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। दोनों में करंट जा रहा है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये क्लोज लूप जैसा दिख रहा है पर क्लोज लूप है नहीं। दिख जरूर रहा होगा आपको क्लोज लूप जैसा, पर ये क्लोज लूप है नहीं। और इस केस में आप बोलोगे कि एल इफेक्टिव क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और ये दो ऐसे ऐसे लूप्स बनेंगे, एक लेफ्ट वाला वायर एक राइट वाला वायर, तो आपका नेट फोर्स हो जाएगा आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी का 2 टाइम्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों डायग्राम्स में? हाँ, आई की वैल्यू मैंने अभी सेम दी है। अगर अलग होती तो फिर वो आई 1 एल इफेक्टिव क्रॉस बी प्लस आई 2 एल इफेक्टिव क्रॉस बी, मतलब आई 1 प्लस आई 2 हो जाता वो। ठीक है, यहाँ पे आई 1 प्लस आई 2 हो जाता उस केस में। इसे भी नोट कर लिया जाए। ये अलग से ही पॉइंट बता रहा हूँ, सब कुछ इसी अलग से जनरल पॉइंट्स हैं जो आपके लिए क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे। ये नोट करने के बाद ये स्टेटमेंट भी नोट करवा दूंगा। एक्स क्या है? एक्स मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्टेड है इनटू द प्लेन। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में डायरेक्टेड इनटू द प्लेन है, पर जरूरी नहीं कि इनटू द प्लेन ही हो। डन। स्टेटमेंट नोट कर लिया सब लोगों ने? बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब सुनो आगे की स्टोरी। अब आगे सब कुछ होने के बाद आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन एफ वेक्टर की, जो कि है आई एल क्रॉस बी। अब याद है, लेंथ की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द करंट थी। मतलब इनडायरेक्टली आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जिसमें से एक वेक्टर करंट के डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है। तो हमारे पास दो दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं। दो दो मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला है फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल। पहला होता है रूलों का रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम करते हैं, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, ये दिख रही है, दो फिंगर्स इनफैक्ट, दो फिंगर्स और एक थंब, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद फर्स्ट फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, सेकेंड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, थंब जहाँ जा रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। सिर्फ याद कर लो इसको, काम से बोर्ड के लिए आएगा, वो पूछ लेंगी कौन सी फिंगर में क्या रखना है, या वो पूछ लेंगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिस्क्राइब करो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिख के आना है। पर लगाना तो क्या है आपको, वो रूल जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और किस में कंफर्टेबल हो? राइट हैंड पाम रूल। यहाँ राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा राइट हैंड पाम रूल, सबसे इजी पड़ता है, सबसे इजी और बेस्ट होता है राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या करना है, राइट हैंड को स्ट्रेच करना है। किस तरह से स्ट्रेच करना है कि थंब जो है वो करेंट की डायरेक्शन में हो और चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। तो जिस डायरेक्शन में पाम फेस करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? पाम फेसिंग वाली डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के तरीके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के अलग अलग तरीके हैं जो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो ये है राइट हैंड पाम रूल, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो। इसे नोट कर लिया जाए। इसके बाद डायग्राम के लिए आप चाहो तो फोटो ले लो, चाहो तो बना सकते हो, बना लो, जो आपको कंफर्टेबल फील होता हो।
ठीक है, चलो आज इसको यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, तो उसको कल मॉर्निंग में फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर से रिज्यूम करते हैं। होमवर्क आपको पता है, कल आफ्टरनून तक आपको क्या करना है, उतना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। अच्छा, नोट नहीं कर पाए थे, इसकी फ़ोटो ले लो इतने पार्ट की, आराम से फिर जितना टाइम चाहिए उतना देकर नोट करते रहना। ठीक है, चलो आगे कल कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।